Keystone, Universe of Education. Hello students, I am Sandeep Chabra and I welcome you all to another session on the chapter Structure of an Atom. आज की क्लास में हम हमारे पिछले क्लास के डिस्कशन को और आगे कंटिन्यू करेंगे। हमारी पिछली क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे थे समथिंग अबाउट द लिमिटेशंस ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थियोरी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थियोरी की पहली लिमिटेशन जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस की थी दैट वाज अबाउट ब्लैक बॉडी रेडिएशन। किस तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियोरी एक फेलियर है इन एक्सप्लेनिंग द ऑब्जर्वेशंस ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन, और उसी को एक्सप्लेन करने के लिए हमने पढ़ी थी प्लांक्स क्वांटम थियोरी। 19th सेंचुरी में एक और ऐसी ही ऑब्जर्वेशन जिसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियोरी से एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, दैट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो आज की क्लास में हमारा टॉपिक रहेगा, वी विल डिस्कस समथिंग अबाउट द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, एंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ने के बाद एक नए टॉपिक की एक शॉर्ट डिस्कशन लेंगे, एंड दैट इज गोइंग टू बी अबाउट द ड्यूअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक, व्हाट डू वी मीन बाय फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को पहली बार हेनरिक हर्ट्ज ने डिस्कवर किया था जब उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि when the surface of certain metals like potassium, cesium, they are exposed to radiations, they emit electrons. Let us try to understand this. So let us say कि यहाँ पे हमारे पास एक मेटल है और इस मेटल के सरफेस पे हमने रेड कलर की रेडिएशन इंसिडेंट की। जैसे ही हम इस रेड फ्रीक्वेंसी को इस मेटल के सरफेस पे इंसिडेंट करते हैं, हम देखते हैं कि मेटल अपने सरफेस से कुछ इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट करता है। ये जो इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स हैं, इन इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स को कहा जाता है फोटो इलेक्ट्रॉन्स, और ये जो इफेक्ट है इसी को हम कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। सो वंस अगेन, व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट? अगर एक इजी लैंग्वेज में स्टेट करें तो जब हम कुछ मेटल्स के सरफेस पे लाइट इंसिडेंट करते हैं तो ये मेटल्स अपने सरफेस से कुछ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट करते हैं। इन इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स को फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहा जाता है, और इस इफेक्ट को हम कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की कुछ ऑब्जर्वेशंस हम देखेंगे, और इन ऑब्जर्वेशंस को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी से एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं। सो लेट अस फर्स्ट टॉक अबाउट कि वो क्या ऑब्जर्वेशंस हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स की। So the very first observation जिसकी अब हम बात करेंगे, and that observation is that for each metal there is a characteristic frequency below which the photoelectric effect is not observed. Let us try to understand this. तो इमेजिन कीजिए कि मेरे पास यहाँ पे एक मेटल है, एंड ये मेटल है पोटेशियम। पोटेशियम मेटल के सरफेस पे जब मैं एक रेड कलर की फ्रीक्वेंसी को इंसिडेंट करता हूं तो इस रेड फ्रीक्वेंसी पे पोटेशियम के सरफेस से कोई भी इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट नहीं होते हैं। अब चाहे ये रेड कलर की फ्रीक्वेंसी की मैं इंटेंसिटी कुछ भी क्यों ना रखूं, इंटेंसिटी का मतलब होता है ब्राइटनेस। कहने का मतलब है कि चाहे मैं ब्राइट कितनी भी क्यों ना कर दूं लाइट, चाहे मैं उसकी इंटेंसिटी कितनी भी क्यों ना बढ़ा दूं, पर पोटेशियम के सरफेस से कोई इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट नहीं होते। पर अगर लाइट की जगह, अगर रेड की जगह पोटेशियम के सरफेस पे हम येलो कलर की रेडिएशन को इंसिडेंट करें, तो रेड की जगह अब हम इसके सरफेस पे जो रेडिएशन डाल रहे हैं दैट इज येलो कलर का रेडिएशन। तो ये देखा गया कि इस येलो कलर के रेडिएशन में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हमें तुरंत देखने को मिलता है। यानी जैसे ही मैंने येलो कलर की लाइट डाली पोटेशियम के सरफेस पे, उसने इंस्टेंटली इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट करना शुरू कर दिए। यानी येलो वो कैरेक्टरिस्टिक फ्रीक्वेंसी है जिसके नीचे मुझे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा फॉर पोटेशियम मेटल। लेट अस रिकॉल दिस के हमारे पास जो अलग अलग फ्रीक्वेंसीज हैं वो इस सीक्वेंस में है विब्ग्योर।
जहां पे रेड क्योंकि हमारी एक लॉन्गेस्ट वेवलेंथ है, तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ होने की वजह से रेड हमारे लिए बनती है लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी। ऑन द अदर हैंड वायलेट एंड या ब्लू एंड की अगर हम बात करें तो ये शॉर्टर वेवलेंथ्स हैं, यानी रेड से जब हम वायलेट की तरफ मूव करते हैं तो वेवलेंथ्स शॉर्टर होती जाती है। और हमने ये रिलेशन पढ़ा है कि किसी भी रेडिएशन के लिए जो उसकी फ्रीक्वेंसी है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स वेवलेंथ। तो अगर रेड से वायलेट या ब्लू की तरफ बढ़ते हुए हम एक शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ बढ़ रहे हैं, तो शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ बढ़ते हुए हम एक्चुअली मूव कर रहे हैं टुवर्ड्स हायर फ्रीक्वेंसी। तो इसी से हम इंप्लाई कर सकते हैं कि रेड से हायर फ्रीक्वेंसी है येलो। अब देखिए रेड पे तो हमें पोटेशियम में कोई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखने को नहीं मिलता, पर येलो लाइट जब हम डालते हैं पोटेशियम के सरफेस पे तो तुरंत इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होते हैं। मतलब येलो वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी है जिस पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हमें देखने को मिलता है। दिस मिनिमम फ्रीक्वेंसी एट विच द मेटल स्टार्ट्स इजेक्टिंग इलेक्ट्रॉन्स। अब ये याद रखेंगे कि हर मेटल के लिए ये कैरेक्टरिस्टिक मिनिमम फ्रीक्वेंसी है जिस पे वो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट करेगा। इस फ्रीक्वेंसी के नीचे किसी भी फ्रीक्वेंसी पे मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट नहीं होंगे। So this minimum frequency at which the metal starts showing you photoelectric effect, इस मिनिमम फ्रीक्वेंसी को उस मेटल की थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। एंड थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी को हम डिनोट करते हैं बाय न्यू नॉट। ओके, तो पोटेशियम के लिए थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी रहेगी येलो, यानी येलो के नीचे की फ्रीक्वेंसी जैसे कि रेड पे पोटेशियम के सरफेस से हमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं देखने को मिलेगा। तो ये हमारी पहली ऑब्जर्वेशन है। नाउ लेट अस गो ऑन टू द सेकंड इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन फॉर द सेम फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, एंड दैट इज व्हाट इफ वी यूज अ फ्रीक्वेंसी व्हिच इज स्टिल हायर देन द थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी। सो लेट अस वंस अगेन टेक एग्जांपल ऑफ पोटेशियम। हमने देखा कि पोटेशियम के सरफेस पे जब रेड कलर की रेडिएशन इंसिडेंट की जाती है तो रेड फ्रीक्वेंसी पे इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट नहीं होते। फिर हमने ये देखा कि रेड की जगह अगर हम पोटेशियम के सरफेस पे येलो कलर की फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट करें तो येलो फ्रीक्वेंसी पे इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज कि व्हाट इफ अगर हम येलो से भी हायर फ्रीक्वेंसी डालें। तो अगर हम येलो से हायर फ्रीक्वेंसी डालते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हमने इंसिडेंट किया इसके ऊपर एक ब्लू कलर का या वायलेट कलर का फ्रीक्वेंसी विच इज स्टिल हायर देन येलो, तो अब जो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होते हैं दिस इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड विथ सम काइनेटिक एनर्जी, यानी इन इलेक्ट्रॉन्स के पास काइनेटिक एनर्जी है अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन जो हम जानते हैं काइनेटिक एनर्जी का, दैट इज हाफ mv²। ओके, तो m here is going to be the mass of electron and v here is going to be the velocity with which the electron is ejected। तो जब हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से हायर फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट करते हैं किसी मेटल के सरफेस पे तो ये देखा गया दैट द इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड विथ सम काइनेटिक एनर्जी। तो हम हमारे दो ऑब्जर्वेशंस को एक और बार रिवाइज कर लेते हैं। पहला ऑब्जर्वेशन ये था दैट फॉर एवरी मेटल देयर इज अ कैरेक्टरिस्टिक फ्रीक्वेंसी below which photoelectric effect is not observed. This characteristic frequency for a metal is called its threshold frequency. If a frequency is higher than the threshold frequency, then the electrons are ejected with some kinetic energy. तो ये हो गए हमारे पहले दो observations. Let us move on to the third interesting observation. What will happen if I increase the intensity? तो वंस अगेन अगर हम बात करें कि हमने ये देखा कि अगर हम पोटेशियम के सरफेस पे येलो से हायर, क्योंकि येलो उसकी थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी है, येलो से हायर यानी कि ब्लू अगर हम फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट करते हैं देन इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स पोजेस काइनेटिक एनर्जी। पर क्या अब इस ब्लू लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाने से, इंटेंसिटी का मतलब है ब्राइटनेस, तो अगर मैं इस ब्लू लाइट की इंटेंसिटी बढ़ा दूं तो क्या इस इंटेंसिटी बढ़ा देने से इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज आता है? तो यह ऑब्जर्व किया गया कि अगर मैं ब्लू लाइट की इंटेंसिटी या ब्राइटनेस बढ़ाता हूं
तो इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी में तो कोई चेंज नहीं आता, पर नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स विच आर इजेक्टेड वो बढ़ जाते हैं। यानी विथ इंक्रीज इन इंटेंसिटी देयर इज नो चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स, बट व्हाट इंक्रीजेस आर दैट मोर फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर नाउ बीइंग इजेक्टेड। ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स मेटल के सरफेस से अब निकल करके बाहर आ रहे हैं। सो बेसिकली हम जो है इन तीन ऑब्जर्वेशंस के ऊपर फोकस हमारा बनाएंगे। वंस अगेन, ये तीनों ऑब्जर्वेशन हर मेटल के लिए एक कैरेक्टरिस्टिक फ्रीक्वेंसी है जिसे उस मेटल के लिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से हायर फ्रीक्वेंसी पे जो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होते हैं दे आर इजेक्टेड विद सम काइनेटिक एनर्जी। एंड द लास्ट ऑब्जर्वेशन इज दैट अगर हम इंटेंसिटी बढ़ाते हैं रेडिएशन की तो इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होती, बट मोर फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर बीइंग इजेक्टेड। नाउ इन ऑब्जर्वेशंस को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी से एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं। तो सबसे पहले तो हमें यह समझना पड़ेगा कि व्हाट इज द लिमिटेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी इन एक्सप्लेनिंग दीज ऑब्जर्वेशंस। तो देखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में यह कहा गया कि किसी भी रेडिएशन की जो एनर्जी है वो उसकी इंटेंसिटी पे डिपेंड करती है। अब आप खुद थोड़ा सा इमेजिन कीजिए, अगर लाइट की एनर्जी उसकी ब्राइटनेस पे डिपेंड करती तो मैं जितनी ब्राइट लाइट लेता वो उतनी हाई एनर्जी की लाइट होती, और अगर लाइट की एनर्जी ज्यादा होती तो वो इलेक्ट्रॉन्स पे भी ज्यादा एनर्जी ट्रांसफर करती। इसका मतलब इंटेंसिटी बढ़ाने पे इलेक्ट्रॉन्स पे हम ज्यादा एनर्जी ट्रांसफर कर पा रहे हैं, और अगर इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा एनर्जी गेन कर रहे हैं तो इंटेंसिटी बढ़ाने से उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़नी चाहिए। पर ऑब्जर्वेशन में तो हम ये देखते हैं कि इंटेंसिटी बढ़ाने से इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ती है। इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से। पर जब हम इंसिडेंट रेडिएशन की इंटेंसिटी बढ़ाते हैं तो मोर नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड, उनकी काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं आता। सो यही है हमारी लिमिटेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी in explaining the observations of photoelectric effect, that according to electromagnetic theory the energy of any radiation depends upon its intensity. So by increasing the intensity of the radiation the kinetic energy of electrons must also increase, but by increasing the intensity the kinetic energy of ejected electrons remains the same, more number of photoelectrons are being ejected. On the other hand, the kinetic energy of ejected electrons it increases by increasing the frequency of the incident radiation. तो देखिए, हमको लग रहा है कि ये बात आपको क्लियर हो चुकी है कि क्यों हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स को एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं। तो पहली बार फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का जो एक्सप्लेनेशन था वो आइंस्टाइन ने दिया इन द ईयर 1905, जहां पे आइंस्टाइन ने ये अज्यूम किया कि shining a beam of light on the surface of metal should be visualized as shooting a beam of particles called photons. आइंस्टाइन कहते हैं कि एक बीम ऑफ लाइट को आप इमेजिन कीजिए एज इफ वो एक बीम ऑफ पार्टिकल्स है, और ये लाइट जिन पार्टिकल्स की बनी है इन पार्टिकल्स को आइंस्टाइन कहते हैं फोटॉन्स। आइंस्टाइन नाउ टेक्स हिज इंस्पिरेशन फ्रॉम प्लांक्स क्वांटम थियरी। प्लांक ने अपनी क्वांटम थियरी में यह कहा था कि एटम्स या मॉलिक्यूल्स दे एब्जॉर्ब और एमिट एनर्जी इन डिस्क्रीट पैकेट्स कॉल्ड क्वांटम, और फिर उसने कहा कि एनर्जी ऑफ अ क्वांटम इज प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन। आइंस्टाइन उसी से इंस्पायर होकर के ये कहते हैं कि द बीम ऑफ लाइट शुड बी imagined or visualized as a beam of particles called photons. And just like Planck's quantum theory, he states that the energy of a photon is proportional to the frequency of the incident radiation. तो अगर मैं इमेजिन करूं कि यहां पे मेरे पास एक ब्लू कलर का रेडिएशन है, तो अब इस ब्लू लाइट को मुझे इमेजिन करना होगा कि ये ब्लू लाइट जो है वो इस तरह से छोटे छोटे पार्टिकल्स की बनी है,
और इसमें से जो सबसे छोटा एक पार्टिकल है जिसको प्लांक क्वांटम थ्योरी में पार्टिकल ना कह करके पैकेट ऑफ एनर्जी कहा गया, क्वांटम कहा गया, आइंस्टाइन इसे पैकेट ऑफ एनर्जी ना कह करके एक पार्टिकल कहता है, और इस सिंगल पार्टिकल को आइंस्टाइन कहता है फोटॉन। एंड जस्ट लाइक प्लांक ने कहा कि एनर्जी ऑफ क्वांटम इज प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी, आइंस्टाइन कहता है कि एनर्जी ऑफ अ फोटॉन इज प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी। अगर हम प्रोपोर्शनलिटी हटा करके इक्वल टू साइन रखें तो हमें कांस्टेंट रखना पड़ता है, और कांस्टेंट यहां पे सेम है, प्लांक्स कांस्टेंट। तो एनर्जी ऑफ फोटॉन देयरफॉर इज इक्वल टू h टाइम्स न्यू। But since we all know that frequency can be also expressed as c by lambda, therefore energy of a photon can also be expressed as hc by lambda. इसका मतलब यह हुआ कि एक हायर फ्रीक्वेंसी का मतलब एक हाई एनर्जी का फोटॉन, क्योंकि एनर्जी ऑफ अ फोटॉन इज प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी, यानी जितनी हायर फ्रीक्वेंसी है उस हायर फ्रीक्वेंसी के फोटॉन की एनर्जी भी उतनी ज्यादा है। तो रेड कलर के फोटॉन की एनर्जी ऑब्वियसली लेस है एज कंपेयर टू फोटॉन विच इज प्रेजेंट इन अ ब्लू लाइट, क्योंकि ब्लू लाइट इज ऑफ अ हायर फ्रीक्वेंसी एंड द रेड लाइट इज ऑफ अ लोअर फ्रीक्वेंसी। ओके, अब आइंस्टाइन ने क्यों यह एजम्पशन किया होगा? क्यों आइंस्टाइन ने यह सोचा कि लाइट एक बीम ऑफ पार्टिकल्स है और इन पार्टिकल को फोटॉन्स कहा गया? एनर्जी ऑफ अ सिंगल फोटॉन अब आपको एक्सप्रेस करना आ गया कि फॉर अ सिंगल फोटॉन इट्स एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन, तो एनर्जी ऑफ अ सिंगल फोटॉन E इज h टाइम्स न्यू। पर क्यों आइंस्टाइन ने अज्यूम किया कि लाइट इज अ बीम ऑफ पार्टिकल्स? तो चलिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। इमेजिन कीजिए कि यहां पे हमारे पास एक एटम है और एटम के सेंटर में हम जानते हैं पॉजिटिवली चार्ज्ड न्यूक्लियस है। इलेक्ट्रॉन जो कि इस न्यूक्लियस के आसपास एक ऑर्बिट में है, दिस इलेक्ट्रॉन इज बाइंडेड बाय द फोर्स ऑफ द न्यूक्लियस। इस नेगेटिव इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस का पॉजिटिव चार्ज अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, तो हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन इज बाइंडेड बाय द पॉजिटिव चार्ज ऑफ द न्यूक्लियस। तो जब तक हम इस न्यूक्लियर फोर्स को ओवरकम नहीं करेंगे तब तक हम इलेक्ट्रॉन को एटम की ऑर्बिट से बाहर नहीं निकाल सकते हैं। अब इस न्यूक्लियर फोर्स को ओवरकम करने के लिए हमें इलेक्ट्रॉन के ऊपर कुछ एनर्जी का ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो आइंस्टाइन ने यह सोचा कि अगर एक रेडिएशन के गिरने से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाता है, मतलब ये रेडिएशन एनर्जी ट्रांसफर कर रहा है या कुछ मोमेंटम ट्रांसफर कर रहा है इलेक्ट्रॉन पे, और उसको गेन करके इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियर फोर्स को ओवरकम कर लेता है। अब ये मोमेंटम ट्रांसफर करने के लिए, बिकॉज मोमेंटम हम पढ़ के आए हैं m टाइम्स v, मास इनटू वेलोसिटी इज द मोमेंटम, और अगर मोमेंटम इलेक्ट्रॉन पे ट्रांसफर हो रही है मतलब इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे पार्टिकल से कोलाइड करता है। इसका मतलब ये जो रेडिएशन है, ये जो लाइट है, इसमें भी कुछ पार्टिकल्स हैं। ये लाइट इस इलेक्ट्रॉन को आकर के इस तरह टकराती है जिस तरह एक पार्टिकल इससे टकराया है, तभी ही इलेक्ट्रॉन पे मोमेंटम का ट्रांसफर होता है और इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियर फोर्स को ओवरकम करके एटम की ऑर्बिट से बाहर निकलता है, मेटल के सरफेस से इजेक्ट हो जाता है। पर इस न्यूक्लियर फोर्स को ओवरकम करने के लिए कुछ मिनिमम एनर्जी का ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन पे होना कंपलसरी है। अगर न्यूक्लियर फोर्स से कम एनर्जी इलेक्ट्रॉन पे ट्रांसफर हो रही है तो उस केस में इलेक्ट्रॉन एटम की ऑर्बिट से बाहर नहीं निकल पाएगा। इलेक्ट्रॉन को एटम की ऑर्बिट से बाहर निकालने के लिए इलेक्ट्रॉन पे जो एनर्जी ट्रांसफर होनी चाहिए वो न्यूक्लियर फोर्स से ज्यादा होनी चाहिए, उतनी होनी चाहिए जो न्यूक्लियर फोर्स को ओवरकम कर सके। इसीलिए हर मेटल के लिए एक कैरेक्टरिस्टिक फ्रीक्वेंसी है जिसपे वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करता है।
क्योंकि एक फोटॉन की एनर्जी रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है। अब अगर लो फ्रीक्वेंसी है मतलब फोटॉन भी लो एनर्जी का है, ये लो एनर्जी का फोटॉन उतनी एनर्जी ही इलेक्ट्रॉन पे नहीं ट्रांसफर कर पाता कि इलेक्ट्रॉन एटम की ऑर्बिट को छोड़ के बाहर आ जाए। वो कैरेक्टरिस्टिक थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी पे जो फोटॉन है उसके पास वो मिनिमम एनर्जी है जो इलेक्ट्रॉन को एटम की ऑर्बिट से बाहर निकालने के लिए जरूरी है। अब क्योंकि हर एक मेटल के अंदर न्यूक्लियर फोर्स सेम नहीं हो सकता, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स डिफरेंट है, पॉजिटिव चार्ज अलग है, तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी डिफरेंट है। तो क्योंकि हर एक मेटल में इलेक्ट्रॉन एक अलग फोर्स से बाइंडेड है टुवर्ड्स द न्यूक्लियस, इसीलिए हर मेटल के लिए एक अलग कैरेक्टरिस्टिक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है। और उस थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से नीचे की फ्रीक्वेंसी का जो फोटॉन है उसके पास वो एनर्जी ही नहीं है कि वो इलेक्ट्रॉन को एटम की ऑर्बिट से बाहर निकाल सके। तो देखिए, मेरे को लगता है आपको ये लॉजिक क्लियर हो रहा है, आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ये कहती है कि रेडिएशन की एनर्जी इंटेंसिटी पे डिपेंड करती है, ब्राइटनेस पे डिपेंड करती है। पर आइंस्टाइन ये कह रहे हैं कि रेडिएशन बीम ऑफ पार्टिकल्स है और वो पार्टिकल्स फोटॉन्स की एनर्जी जो है इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करती है। फोटॉन्स की एनर्जी जो है वो रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है, इसलिए हायर फ्रीक्वेंसी के रेडिएशन के फोटॉन की एनर्जी ज्यादा है। So this was the explanation of photoelectric effect. अब इस एक्सप्लेनेशन से जो आइंस्टाइन ने दिया, आइंस्टाइन ने ये एक्सप्लेनेशन दिया कि यू शुड कंसिडर रेडिएशन एज बीम ऑफ पार्टिकल्स कॉल्ड फोटॉन्स। अब इस एक्सप्लेनेशन से क्या हम ऑब्जर्वेशंस एक्सप्लेन कर पाते हैं फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के? बिल्कुल बिल्कुल कर पाते हैं। पहली ऑब्जर्वेशन मैंने आपको अभी ही एक्सप्लेन कर दी कि क्यों हर एक मेटल के लिए एक कैरेक्टरिस्टिक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, क्योंकि उसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पे जो फोटॉन है उसके पास वो एनर्जी है जो न्यूक्लियर फोर्स को ओवरकम कर देती है। फिर हमने देखा कि अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से हायर फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन अगर हम इंसिडेंट करते हैं, थ्रेशोल्ड से हायर फ्रीक्वेंसी की अगर हम रेडिएशन इंसिडेंट करते हैं, तो ये देखा गया कि इलेक्ट्रॉन्स आर नाउ इजेक्टेड विद सम काइनेटिक एनर्जी। तो पहले तो आपको ये इमेजिन करना है कि लेट अस से हमारे पास यहां पे एक एटम है मेटल की सरफेस पे, ये उसका पॉजिटिव न्यूक्लियस है और ये इलेक्ट्रॉन है विच इज बाइंडेड। अब लेट अस से जैसे ही थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वाला फोटॉन आकर के इस इलेक्ट्रॉन को टकराता है, ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वाला फोटॉन है, ये आके इस इलेक्ट्रॉन को टकराया, तो विदाउट एनी टाइम लैग इंस्टेंटली जैसे ही इलेक्ट्रॉन को ये फोटॉन टकराया, इंस्टेंटली इलेक्ट्रॉन जो है वो इजेक्ट हो गया फ्रॉम द मेटल सरफेस विदाउट एनी टाइम लैग और विदाउट एनी डिले। पर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी तो वो एनर्जी थी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी तो वो फ्रीक्वेंसी थी जो केवल इलेक्ट्रॉन को एटम से अलग करने के लिए चाहिए। पर अगर हम इससे भी ज्यादा हायर एनर्जी का फोटॉन डाल दें, अगर हम इससे भी ज्यादा हायर एनर्जी का फोटॉन डालें, तो हमने देखा कि एट स्टिल हायर फ्रीक्वेंसी द इलेक्ट्रॉन्स आर नाउ इजेक्टेड विद सम काइनेटिक एनर्जी। तो अब इसको कैसे एक्सप्लेन किया जाए? सो अगेन लेट अस से कि एक मेटल के लिए जो उसकी थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी थी वो है न्यू नॉट, यानी इस थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी पे जो फोटॉन की एनर्जी होगी वो होगी h टाइम्स न्यू नॉट, क्योंकि फोटॉन की एनर्जी h न्यू है। अब अगर थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट है तो थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी पे फोटॉन की एनर्जी h टाइम्स न्यू नॉट हो गई, यानी ये वो एनर्जी है जो इलेक्ट्रॉन को एटम की ऑर्बिट से निकालने के लिए हमें चाहिए। इस मिनिमम एनर्जी को जिसपे इलेक्ट्रॉन एटम से बाहर निकल जाता है, इस मिनिमम एनर्जी को हम कहते हैं वर्क फंक्शन डिनोटेड बाय W नॉट। पर लेट अस से कि अगर हम मेटल के सरफेस पे फ्रीक्वेंसी डालते हैं न्यू विच इज ग्रेटर देन न्यू नॉट,
तो एक न्यू फ्रीक्वेंसी विच इज ग्रेटर देन न्यू नॉट, इस फ्रीक्वेंसी पे जो फोटोन होगा उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, उसकी एनर्जी हो जाएगी h टाइम्स न्यू। बट सिंस आप जानते हैं न्यू इज ग्रेटर देन न्यू नॉट, तो हम ये कह सकते हैं कि h न्यू इज ग्रेटर देन h न्यू नॉट। तो इलेक्ट्रॉन को एटम से निकालने के लिए हमें एनर्जी चाहिए थी h न्यू नॉट, पर हमने एनर्जी उससे भी ज्यादा दे दी h न्यू। तो ये जो एक्स्ट्रा एनर्जी दी, कितनी एक्स्ट्रा एनर्जी दी अगर मैं पूछूं तो आप बोलेंगे हमने एक्स्ट्रा एनर्जी दी है h न्यू माइनस h न्यू नॉट। और ये जो एक्सेस एनर्जी अब हम इलेक्ट्रॉन पे ट्रांसफर कर रहे हैं, दिस एक्सेस एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। हम इसी को इस तरह भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, बिकॉज h न्यू को हम लिख सकते हैं h c बाय लैम्डा एंड h न्यू नॉट को हम लिख सकते हैं h c बाय लैम्डा नॉट। लैम्डा नॉट हो जाएगा उसका थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। अब अगर हम h c को कॉमन निकाल लें तो काइनेटिक एनर्जी का और एक एक्सप्रेशन बन जाएगा इलेक्ट्रॉन की, दैट विल बी इक्वल टू h c एंड ब्रैकेट 1 अपॉन लैम्डा माइनस 1 अपॉन लैम्डा नॉट। तो इस तरह से आइंस्टाइन ने ये सेकंड ऑब्जर्वेशन एक्सप्लेन की। देखिए पहली ऑब्जर्वेशन के लिए आइंस्टाइन ने कहा कि मेटल क्योंकि इलेक्ट्रॉन एटम के न्यूक्लियस से बाइंडेड है, तो उस न्यूक्लियर फोर्स को ओवरकम करने के लिए मिनिमम एनर्जी चाहिए, और उस मिनिमम एनर्जी के लिए हमें मिनिमम एनर्जी का फोटोन चाहिए जो कि इलेक्ट्रॉन से जाकर के टकराए, और इसीलिए कैरेक्टरिस्टिक मिनिमम फ्रीक्वेंसी है जिसपे ये इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा, जिसको कहा गया थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। और उस थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पे जो फोटोन है उसकी एनर्जी है h न्यू नॉट, जिसको कहते हैं वर्क फंक्शन। पर अगर हम उससे हायर एनर्जी का फोटोन कहां से लाएंगे भाई? हायर एनर्जी का फोटोन आएगा जब हम एक हायर फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन यूज करेंगे। तो एक हायर फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन पे हाई एनर्जी वाला फोटोन डाला h न्यू विच इज ग्रेटर देन h न्यू नॉट, तो जो एक्स्ट्रा एनर्जी अब इलेक्ट्रॉन पे ट्रांसफर हो रही है कितनी है वो? तो ऑब्वियसली वो है h न्यू माइनस h न्यू नॉट। और ये एक्स्ट्रा एनर्जी जो है दैट इज व्हाट इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो very beautifully explained the second observation that when you use a frequency higher than the threshold frequency, the electrons are now ejected with some kinetic energy. Next observation, जब हम इंटेंसिटी बढ़ाते हैं तो काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ती। याद रखिए रेडिएशन की इंटेंसिटी यानी ब्राइटनेस बढ़ा देने पे मोर फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड। तो आइंस्टाइन इसके एक्सप्लेनेशन में ये कहते हैं कि एक हाई इंटेंसिटी, एक ब्राइटर लाइट में ज्यादा फोटॉन्स हैं। देखिए ब्राइटर लाइट का फोटोन हाई एनर्जी का नहीं है, पर अगर ब्राइट लाइट है तो उसमें नंबर ऑफ फोटॉन्स ज्यादा है। तो अगर मैं येलो लाइट यूज कर रहा हूं, एक डिम एक ब्राइट, तो ऐसा नहीं है कि डिम लाइट में कम एनर्जी का फोटोन है और येलो ब्राइट लाइट में हाई एनर्जी का फोटोन है, नहीं। क्योंकि येलो की फ्रीक्वेंसी कैरेक्टरिस्टिक है तो दोनों में फोटोन की एनर्जी तो सेम है क्योंकि वो येलो लाइट का फोटोन है। पर डिम लाइट इसीलिए है क्योंकि उसमें कम फोटोन है और इंटेंसिटी यानी कि ब्राइटनेस बढ़ा दी, मतलब ज्यादा फोटॉन्स हैं। So with increase in intensity, number of photons are going to increase. अब क्योंकि एक ब्राइट लाइट में ज्यादा फोटॉन्स हैं तो ज्यादा फोटॉन्स ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स से जाकर के टकराते हैं, और जब ये ज्यादा फोटॉन्स ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स से टकराते हैं तो नंबर ऑफ इजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ जाते हैं। तो हमने तीनों ही ऑब्जर्वेशंस को एक्सप्लेन कर दिया। क्यों एक मेटल के लिए एक कैरेक्टरिस्टिक फ्रीक्वेंसी है जिसके नीचे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं दिखेगा। रिकॉल कीजिए, अगर उस थ्रेशोल्ड मिनिमम फ्रीक्वेंसी से हायर फ्रीक्वेंसी वाला फोटोन यूज किया या रेडिएशन यूज किया तो क्यों इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा विद सम काइनेटिक एनर्जी? रिकॉल कीजिए। फाइनली अगर हमने एक हायर इंटेंसिटी की लाइट यूज की, ब्राइटर लाइट यूज की, तो क्या इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है? नहीं, क्योंकि इंटेंसिटी बढ़ाने से फोटोन की एनर्जी नहीं बढ़ रही, इंटेंसिटी बढ़ाने से नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ रहे हैं। तो अब ज्यादा फोटॉन्स ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स से जाकर के टकराते हैं, इसलिए नंबर ऑफ इजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स भी ज्यादा हैं।
So in this way, Einstein was able to explain the observations of photoelectric effect. और यहीं से बर्थ हुआ ड्यूअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का। देखिए, हमने हमारे पिछले लेक्चर्स में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थियरी पढ़ी थी, अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थियरी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को दिया गया एक वेव नेचर। तो ये कहा गया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस या लाइट एक वेव की तरह प्रोपोगेट करती है, और वेव नेचर से हम एक्सप्लेन कर पाते हैं सम प्रॉपर्टीज लाइक इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन। बट एट द सेम टाइम, with the electromagnetic theory or the wave nature, we will not be able to explain observations like black body radiation or photoelectric effect. Black body radiation या photoelectric effect को satisfactorily explain करने के लिए हमें electromagnetic radiations को देना होगा एक particulate या एक particle की तरह behave करने वाला nature। तो यही हमारे पास एक dilemma था कि क्या electromagnetic radiations वेव हैं या क्या वो एक बीम ऑफ पार्टिकल्स हैं। ब्लैक बॉडी रेडिएशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को अगर एक्सप्लेन करना है तो हमें उन्हें देना होगा पार्टिकुलेट नेचर। पर अगर हम वो प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन करना चाहते हैं जैसे कि इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन, तो उसके लिए हमें देना होगा इनको एक वेव बिहेवियर। तो ये एक्सेप्ट किया गया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के पास ड्यूअल नेचर है, दो तरीके का बिहेवियर है। जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस प्रोपोगेट करती हैं, जब ये लाइट सन से स्पेस में ट्रैवल करते हुए आप तक आती है, व्हाइल प्रोपोगेटिंग दे प्रोपोगेट लाइक अ वेव। इनका प्रोपोगेशन एक वेव की तरह है। पर जब ये आके किसी मैटर के साथ इंटरैक्ट करती हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉन के साथ जब ये कोलाइड करती हैं, तो मैटर के साथ इनका इंटरेक्शन एक वेव की तरह नहीं, बट मैटर के साथ इनका इंटरेक्शन एक पार्टिकल की तरह है। सो thus it was now accepted that there is a dual nature of electromagnetic radiation, wave nature which explains properties like interference and diffraction, particulate nature which helps us to understand observations of black body radiation and photoelectric effect. So that's all for the today's class. I hope you have enjoyed the lecture, you have understood the concepts clearly. Please go through them again, and I'll meet you with some new concepts in my next class. See you all till then. Goodbye.